बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। तो हम लोग यानी कि ऑक्टागॉन पाकिस्तान लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन के अंदर बोरिंग कॉस्ट को बहुत डिटेल में कवर किया गया है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को बहुत डिटेल में कवर किया गया है और कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्स आपको सबमिट कर रहा है जो उसकी रेवेन्यू रिकग्निशन है कॉन्ट्रैक्टर की एज पर IFRS 15, क्योंकि वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करता चला जा रहा है और वो आपको बिल सबमिट करता चला जा रहा है। तो उसके लिए कैपिटल आप जो चीज आपके लिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो उसका रेवेन्यू बनता चला जा रहा है और वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से ये बिल्स बना के आपको भेज रहा होगा जितना % काम मुकम्मल हो चुका होगा। जरा इस बात को भी हमें सोचने की जरूरत है ना। 12 तो स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर। ऑक्टागॉन पाकिस्तान लिमिटेड OPL is in process of preparation of financial statements for the year ended 31st December 2018. During the year, OPL completed the construction of its head office building. Relevant details in this respect are as follows. अच्छा जी, year end 31st December 2018 है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ड्यूरिंग द ईयर उसने क्या किया, अपनी बिल्डिंग हेड ऑफिस की बिल्डिंग क्या कर दी है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली है। तो अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो इसी अकाउंटिंग पीरियड में मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, तो ये बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज हो चुकी है। तो अगर ये बिल्डिंग अवेलेबल फॉर, तो फिर इस पर इस अकाउंटिंग पीरियड में हो सकता है कुछ हद तक क्या हो, डेप्रीसिएशन भी चार्ज हो जाए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहली लाइन से आपको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। उसके बाद पेमेंट्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वर एज फॉलोज। कंस्ट्रक्शन परमिट 1 जनवरी को लिया आपने, जो बिल्डिंग अथॉरिटी होती है उससे आप इजाजतनामा लेते हैं, ये बिल्डिंग की कॉस्ट का क्या बनेगा, पार्ट बन जाएगा। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर आपने दिया 80 मिलियन और इस एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर से आपका अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, जो बिल्स आएंगे वो एडजस्ट होते चले जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। बाकी जो क्वेश्चन गाइडलाइन दे उसको आप देखते रहे। फर्स्ट बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कब मिला बेटा, 1 फरवरी को 250 मिलियन का। सेकंड बिल कितने का बेटा, 360 मिलियन का। थर्ड बिल 170 मिलियन का। और लास्ट बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कितना है बेटा, जो कि आप सेटल कर रहे हैं अगले अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पर। तो ये बिल जो होगा, क्योंकि हम दिसंबर 31 पर हैं, तो इस डेट पर ये बिल सेटल नहीं हुआ, तो ये बिल बतौर लायबिलिटी अपेयर होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, लेकिन ये बिल कैपिटलाइज हो चुका होगा, यानी इस बिल के अमाउंट से आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कर चुके होंगे और बिल पेएबल क्या कर चुके होंगे, क्रेडिट कर चुके होंगे। बहरहाल उसके बाद अगर हम फर्दर बात करते हैं इसके अंदर, तो फर्दर बातें इसमें क्या आती हैं। अब देखिए, द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। जो प्रोजेक्ट है वो आप क्या करेंगे, इन सोर्सेस के थ्रू फाइनेंस कर रहे होंगे। Excess cash of rupees 200 million available with OPL on 1st January 2018 in a saving account। जी जनाब, तो लास्ट बिल जो है कॉन्ट्रैक्टर को आपने दिया 150 मिलियन का, ये बिल कैपिटलाइज लाजमी होगा। इसकी पेमेंट हो रही है 1 जनवरी को, ये बिल आप पर ड्यू हो चुका है ना। उसके बाद द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। ठीक है जी, इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया गया है इन सोर्सेस से। लिखा हुआ है एक्सेस कैश ऑफ रुपीज 200 मिलियन अवेलेबल विद OPL ऑन 1 जनवरी 2018। ये डेट कौन सी है, साल का स्टार्ट, यानी कि साल के स्टार्ट पर OPL के पास 200 मिलियन पहले से ही मौजूद थे। सवाल, क्या ये 200 मिलियन किसी लोन के जरिए आए, ऐसी कोई मालूमात बताई, यानी ये सेविंग अकाउंट में इनकी सेविंग पहले से मौजूद थी। तो इसका मतलब क्या है, क्या पता ये शेयर्स के जरिए हासिल किए गए हो, क्या पता ये कंपनी की अपनी क्या हो, सेविंग्स हो। तो बेटा समझिएगा बात को, वो पैसा जिसको हम सरप्लस फंड्स बोलते हैं, जिसको हम यूटिलाइज करते, जिसको हम वक्ती तौर पर रख देते हैं किसी सेविंग अकाउंट में, वो हमने लिया होता है लोन के जरिए। तो अगर हमने लोन लेके सरप्लस फंड जनरेट किया और उन सरप्लस फंड्स को हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो जो लोन लेने की बोरिंग कॉस्ट है उसके जरिए हम जो सेविंग पर हमें इनकम मिल रही है उससे हम क्या करते हैं, अपनी बोरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं। लेकिन एक सवाल पैदा हो रहा है कि अगर मैंने शेयर इशू किया तो शेयर इशू करने पर तो मैं कोई बोरिंग कॉस्ट बेयर ही। नंबर 2, अगर ये मेरा अपना सेव किया हुआ पैसा हो और मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो मैंने इसमें भी कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर
नहीं की। तो आप जानते हैं बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने के लिए 3 कंडीशन मेट करना क्या है, जरूरी है। वो 3 कंडीशन क्या है? ठीक है जी, बोरिंग कॉस्ट का क्या कहते हैं, फंड्स का जनरेट करना, द एंटिटी बोरोज द फंड्स, इट इनकर्स द एक्सपेंडिचर एंड इट इनकर्स बोरिंग कॉस्ट। यानी जब तक बोरिंग कॉस्ट इनकर नहीं होगी तब तक तो क्या होगा, उसका कैपिटलाइज होने का सवाल ही पैदा। मतलब क्या जरूरी है कि आप किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बैंक से लोन लेके ही बिल्डिंग बनवाएं? अगर आपके पास अपना जाती पैसा या अपना बिजनेस के अंदर इतना बैलेंस मौजूद है जिसके जरिए आप अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो फिर तो आपको बोरिंग कॉस्ट की जरूरत ही। तो अगर ये 200 मिलियन इनके पास पहले से मौजूद हैं, तो इसका मतलब 200 मिलियन की हद तक तो बोरिंग कॉस्ट की इनको जरूरत ही नहीं पड़ी ना, बोरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। हाँ, अब ये होगा कि अब जाहिर सी बात है, इस ये इन्होंने रखे हुए सेविंग अकाउंट, इस 200 मिलियन का जो भी इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट जाएगा ऑब्वियसली कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगर किसी एग्जाम में ये आता है कि आपने राइट शेयर इशू किए और राइट शेयर इशू करके आपने उस पैसे को वक्ती तौर पे कहां रख दिया, तो राइट शेयर के ऊपर जो सरप्लस फंड जनरेट हो रहे हैं उनको सेविंग अकाउंट में रखकर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी इंटरेस्ट इनकम है, उसको आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज रिड्यूस नहीं कर सकते। यानी अगर आप लोन लेके पैसा रखते हैं ना सरप्लस फंड में, तो फिर उस लोन को हासिल करने की कॉस्ट क्या हो रही है, सरप्लस फंड में इन्वेस्ट करके क्या की जा रही है, रिड्यूस की जा रही है। लेकिन जिस जगह कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर ही नहीं हो रही तो वहां बोरिंग कॉस्ट 0 है, लेकिन उस पर आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। वो आपकी सीधी क्या बनना चाहिए, इनकम बनना चाहिए। अब सर फिर इसका क्या यूज है? तो यार 200 मिलियन हम इस्तेमाल तो करेंगे ना, तो इसको एलोकेशन ऑफ फंड में तो दिखाना पड़ेगा, इसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट में तो यूज करेंगे। मतलब इधर से जो जो पेमेंट जाएगी वो पेमेंट एलोकेट तो होती हुई दिखानी पड़ेगी ना। जिस तरह हम राइट शेयर्स इशू करते हैं उसके अगेंस्ट कोई बोरिंग कॉस्ट तो इनकर नहीं होती, लेकिन क्या उसको हम एलोकेशन ऑफ फंड में ही दिखाते हैं। अब यही केस है, अगर बास केस में आप कस्टमर से इंस्टॉलमेंट वसूल कर लेते हैं, जैसे एक तरफ आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, आप बुकिंग करवा लेते हैं, और बुकिंग के जरिए पैसा आ रहा है, बुकिंग का पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं किस काम के लिए, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अब क्या होगा, बुकिंग के पैसे पे आप कोई बोरिंग कॉस्ट तो बेयर नहीं कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, आगे लगा रहे हैं, तो मतलब क्या है, एलोकेशन ऑफ फंड तो होगी ना, लेकिन कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर नहीं होगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो मतलब अगर हम कोई भी पैसा इस्तेमाल करते हैं किसी भी क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने में, उसको हम एलोकेशन ऑफ फंड में दिखाएंगे। लेकिन अगला सवाल हमसे ये होगा, क्या हमने इस पैसों को हासिल करने के लिए कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर की? अगर नहीं की तो फिर उस बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? अगला पॉइंट हमारे पास ये है जनाब, लोन ऑफ रुपीज 350 मिलियन at the rate of 16% per annum obtained on 1 फरवरी 2018। यानी जो हमारी दो पेमेंट्स हैं 30 मिलियन की और 80 मिलियन की, ये देने के लिए हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है। कौन सा वाला? स्पेसिफिक लोन वाला। अगर मैं इसको स्पेसिफिक लोन बोलूं तो प्लीज जवाब दीजिएगा। इसका मतलब ये दो पेमेंट्स ऑब्वियसली फिर मैंने कहां से की होंगी, कौन से फंड में से? एक्सेस। Loan of rupees 350 million at the rate of 16% per annum obtained on 1st February 2018. The principal is payable in 5 equal annual installment along with interest from 1st February 2019. The surplus funds are available from the loan were invested in a saving account at 10%. तो जो 200 मिलियन तक बैलेंस था वो तो हमारा अपना बैलेंस था, उसके बाद जो इजाफा होगा कितने का? 350 का। उस पर जो इंटरेस्ट इनकम बनेगी वो हमारी बोरिंग कॉस्ट को, तो मैं बोलता हूं यार 200 को अलग ही कर दो, छोड़ दो। मान लो कि ये एक सेविंग अकाउंट नहीं है, ये दो सेविंग अकाउंट है। वरना अगर तुमने क्या किया, 200 के अंदर ये 350 का कर दिया, ऐड कर दिया, तो फिर तुम इंटरेस्ट क्या कर रहे होगे, तुम इंटरेस्ट क्या कर रहे होगे, मिला के निकाल रहे होगे। जब तुम इंटरेस्ट मिला के निकाल लोगे, तुम्हारा वो इंटरेस्ट जो बोरिंग कॉस्ट से एडजस्ट नहीं होना चाहिए
और वो इंटरेस्ट जो बोरिंग कॉस्ट से वो क्या हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो 200 को अलग रखो, 350 को अलग रखो, ताकि कैलकुलेशन करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। उसके बाद withdrawals from running finance facility arranged on 1st May 2018. The facilities were also used to finance other needs of OPL. Details of these facilities are as follows. आपने बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी ली हैं, ठीक है? जवाब दें बेटा। क्या लिखा हुआ रहा है? बैंक एक्स है। देखो अब मैंने आपको कितना बोला था, अगर कुरैशी वाला क्वेश्चन याद हो, कुरैशी वाले क्वेश्चन में एक्चुअल रिक्वायरमेंट एसओएफपी की नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी उसमें एसओएफपी आपसे बनवाया था, और मैंने उसके अंदर जो बैंक का एवरेज बैलेंस था उसको ही एक्चुअल बैलेंस अज्यूम करते हुए एसओएफ में प्लेस कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? और मैंने उस वक्त भी एक अल्फाज बोले थे, अगर आपको याद हो, कि अगर मुझे एक्चुअल बैलेंस गिवन दिया होता तो मैं एसओएफपी में बैलेंस सीडी रखता, किसका? बैंक का। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो बैंक का बैलेंस सीडी जाना चाहिए ना बेटा। एवरेज बैलेंस तो सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको दिया गया है। अब देखो इस क्वेश्चन ने क्या किया है, इस क्वेश्चन ने दिया है बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2018 130 340। जवाब दे, ये आपका एक्चुअल बैलेंस है ओवरड्राफ्ट का। जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से। ओवरड्राफ्ट लिमिट कितनी है आपके पास, और आपने लिमिट अभी तक क्रॉस नहीं की है, लिमिट तक पहुंचे नहीं है। एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड कितना रहा, और उस पे ऑन एवरेज इंटरेस्ट कितना निकला। सिंपल बात। कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं? उसके बाद क्या कहता है, पेमेंट ऑफ थर्ड बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड्स 10 मिलियन विच वाज चार्ज बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर एबनॉर्मल लॉसेस। तो जो भी एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं उनको हम कैपिटलाइज नहीं करते। तो अब अगर आपको कुरैशी वाला क्वेश्चन याद हो, तो कुरैशी वाले क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट के जो क्या कहते हैं आपकी प्रोग्रेस बिल्स थी, उसके अंदर एबनॉर्मल लॉसेस शामिल नहीं थे, अलग से बताया गया था। मैंने कहा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने उस वक्त आपको कहा था कि अगर एग्जामिनर आपको क्या करे, प्रोग्रेस बिल में शामिल करके दे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, अगर ये सारी बातें याद हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बातें याद होंगी या याद आ रही होंगी। उसके बाद the work was stopped from 16 to 31st May 2018 to meet mandatory technical requirements। हाँ भाई, सस्पेंशन तो है लेकिन मैंडेटरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के लिए काम रोकना पड़ा, तो इसको हम सस्पेंशन ना माने ना। Further, on 16 September 2018, the Building Control Authority stopped the construction work at its raised objection on the design of the building. The matter was resolved on 30 September 2018. तो दो सस्पेंशन आई है, एक मैंडेटरी और एक नॉन मैंडेटरी। मैंडेटरी सस्पेंशन को हम सस्पेंशन मानते ही नहीं है, उसको तो हम क्वालिफाइंग एसेट का जो सब्सटेंशियल पीरियड है उसका ही पार्ट मानते हैं। उसको हम, क्योंकि उसको हम पहले ही प्री एस्टिमेट कर सकते थे। जो हमारे सब्सटेंशियल पीरियड में एक्सटेंशन आती है जिसको हमने प्री एस्टिमेट नहीं किया था, वो कौन सी होगी, काम का अचानक से रुक जाना। एग्जाम्पल याद है इसकी, आपने खुदाई की, अचानक से जमीन से क्या निकल आया, पानी निकल आया, काम रुक गया। ये आपकी एक्सपेक्टेशन में नहीं था, या बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। क्या ख्याल है, सही है? हाँ, लेकिन अगर आप किसी एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्टर को पता है यहाँ तो जब भी हम क्या कहते हैं जमीन खोदते हैं पानी निकलता ही निकलता है, तो वो उसके लिए पहले से माइंड बना के, तो फिर ये मैंडेटरी है, फिर ये नॉन मैंडेटरी। ख्याल रखिएगा अगर क्वेश्चन इस तरह की बात करे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कौन सी, कि अगर एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है ऐसे एरिया में जहां पर पानी का फ्लो अप एंड, तो फिर काम होता है उन दिनों में जहां फ्लो डाउन होता है, और काम रुक जाता है उन दिनों में जहां फ्लो अप हो जाता है। अगर ये वाली एग्जांपल आपको याद हो, तो अगर ये प्री एस्टिमेट हो पा रहा तो फिर ये भी यानी कंस्ट्रक्शन पीरियड का क्या था, पार्ट था, अगर आपको याद हो। तो ये सारी एग्जांपल्स आपने कवर की हुई है। एग्जामिनर जो है मुख्तलिफ एस्पेक्ट से इसको एमसीक्यूज के अंदर या किसी भी जगह पे कवर कर सकता है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद क्या है, द मैटर वॉज रिजॉल्व ऑन 30 सितंबर 2018। ठीक है भाई, तो 15 दिन की एक सस्पेंशन है, 15 दिन की दूसरी है, लेकिन कोई इशू नहीं है, एक 15 दिन काउंट करने हैं, दूसरे काउंट नहीं करने। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर। बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज हो गई कब, 31 अक्टूबर को। हाउएवर इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। उसका इफ्तिताह कब हुआ, 1 दिसंबर। द बिल्डिंग हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 30 इयर्स। लाइफ भी बता रहा है उसकी। ठीक है जी, तो अवेलेबल फॉर यूज हो गई 31 अक्टूबर से, और इनॉग्रेशन उसका हुआ, आपने यूज करना शुरू किया कब से, 1 दिसंबर से। ठीक है जी, लेकिन अगर आप कहते हैं, मतलब ये नहीं कि, देखो दो बातें हो सकती हैं इसके अंदर। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई थी 31 अक्टूबर को, तो बोरिंग कॉस्ट यहाँ पे सीज हो जाएगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप ये कहते हो कि कुछ रूटीन मैंडेटरी वर्क था, उसके बगैर हम बिल्डिंग को यूज, तो फिर डेप्रिसिएशन आप भले दिसंबर से चार्ज कर लें, लेकिन अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि नहीं, बिल्डिंग 31 अक्टूबर को ही अवेलेबल फॉर यूज थी, तो फिर आप 2 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें, नवंबर और दिसंबर की, अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जनाब, लेकिन बोरोइंग कॉस्ट 31 अक्टूबर पे रुक जाएगी कैपिटलाइज होना, ये बात कंफर्म है। रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ओपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एसओ सीआईबी मांगा भाई ने फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। समझे बात या नहीं? और आगे कहता है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड, बोरिंग कॉस्ट आर टू बी कैपिटलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, 17 नंबर का सवाल आया था ये माजी में किसी जगह पर। ठीक है, अब बताओ क्या माइंडसेट है एसओएफपी बनाने के लिए। यकीन करो एसओएफपी तो मिनटों में बन जाएगी, अगर बनाने वाला हो उसने इसको रेडी किया। देखो, एक तो है भाई एंट्रीज बनाना, अगर आप उस तरह सोच रहे हो, हमेशा रिक्वायरमेंट के साथ सोचो। देखो, क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, यस आएगा, सोचो सोचो, दिमाग चलाओ, क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, आएगा, क्या कहते हो, आएगा। अब देखो, जितना भी अमाउंट है ना बेटा, ये 30, 80, 250, 360, 170, 150, ये सब कैपिटलाइज है, ये सब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। क्यों, ये इनकर हो चुका, इसमें अब ऐड करनी है बोरोइंग कॉस्ट ताकि बिल्डिंग की सही कॉस्ट मिल जाए, फिर उस पर चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन ताकि बिल्डिंग की डब्ल्यू मिल जाए। इसका मतलब मेन वर्किंग ये है कि बिल्डिंग की डब्ल्यू निकालने के लिए हमें अच्छी खासी वर्किंग करनी पड़ेगी, किसकी, बोरोइंग कॉस्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट अलग रखनी पड़ेगी, उसमें से बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ताकि वो मिल जाए जो कि बोरिंग कॉस्ट क्या हुई है, एक्सपेंस आउट हुई है। तो जो बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट हुई है वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे। उसके अलावा जो आपके पास ये जो 200 मिलियन का कैश अवेलेबल है, इस 200 मिलियन के ऊपर जितना भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है, ये आपकी